भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनः स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम देश का संतुलित विकास है। सबको सुविधा है, सबकी समृद्धि है। इसलिए ही बाबा साहब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, औद्योगिकरण की भरपूर वकालत करते थे। साथियों, भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, अक्सर लोग इसके लिए हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं। जो भविष्यवेत्ता होते हैं ना, वो हस्तरेखाएं देखते हैं और हर व्यक्ति के भविष्य के विषय में बताते हैं। मैं इस विज्ञान को तो नहीं जानता हूं, लेकिन कहते हैं कि यह भी एक शास्त्र है। अब ये तो हो गई व्यक्ति के भाग्य की, जो उसके हाथ में रेखाएं हैं, उसकी बात। लेकिन मैं अगर इसी संदर्भ को राष्ट्र जीवन से जोड़ करके देखूं, तो राष्ट्र की भाग्य रेखाएं कौन सी होती है? राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। बीते दशक से हमारी सरकार राष्ट्र के इन विकास रेखाओं पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। अभी नितिन जी ने बहुत सारे आंकड़े सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित बताए आपको। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे। आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। यहां उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2014 के पहले पूरे देश के लिए 2 लाख करोड़, आज अकेले उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ, मेरठ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई।
दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल देश को समर्पित की गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में यह सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए यह सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। और हम सभी जानते हैं जब टूरिज्म का विकास होता है तो हर कोई कुछ न कुछ कमाता है। होटल हो, ढाबे वाले हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, होम स्टे हो, सबको इसका फायदा होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड विंटर। नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यानी कि पीएम मोदी जी ने किसानों, गरीबों, महिलाओं के लिए 10 बड़ी ऐलान किए। साथ ही सहारनपुर देहरादून हाईवे का 4 लाइन का उद्घाटन भी किया है। और साथ ही आप लोगों को बता दें, उन्होंने किसानों को लेकर कहा है कि हमारी सरकार 6,000 रुपये किसानों को दे रही है। अब पीएम किसान की आने वाली 23वीं किस्त किसानों को जल्द मिलेगी 2-2 हज़ार रुपये की। साथ ही 2 करोड़ आवास यानी कि 3 करोड़ आवास गरीबों को दिए जाएंगे, 1 करोड़ शहरी में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे। यानी कि 3 करोड़ आवास जो पीएम आवास है वो 3 करोड़ गरीबों को मिलेंगी। पहली किस्त जल्द जारी की जाएगी और पहली किस्त आप लोगों को मिलेगी लगभग जो है 40 हज़ार रुपये की जारी की जाएगी, जो पीएम आवास योजना का पैसा है। साथ ही फसल बीमा का पैसा भी किसानों को मिलेगा। फसल बीमा की जो दूसरी किस्त है 8,000 करोड़ रुपये वो भी मिलेगी। लखपति दीदी योजना 3 करोड़ लखपति बहनों को 10,000 रुपये महीने आमदनी करवाई जाएगी। 10,000 रुपये महीने जो है आमदनी लाडली बहना लखपति बहनों की होगी। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर गया था। पहले बहुत जाता था, बीच में बिल्कुल जा नहीं पाया, कई वर्षों के बाद में गया। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, गवर्नर साहब बीच में आए, वो भी बता रहे थे कि 2023 में मैं वहां गया और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। पहले वहां कुछ 100 लोग ही सर्दियों में यात्रा के लिए जाते थे। साल 2025 में करीब 40,000 से अधिक लोगों ने इन पवित्र स्थानों की यात्रा की। कभी 1,000 नहीं होते थे, अगर 40,000 पहुंचते हैं तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी की कितनी बड़ी ताकत आ जाती है। इसी तरह 2024 में शीतकालीन 4 धाम यात्रा में करीब 80,000 श्रद्धालु आए थे। 2025 में यह संख्या 1.5 लाख पार कर चुकी है। साथियों, हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, यह हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेस वे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है।
वैसे साथियों, मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर, ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम देवभूमि के इन स्थलों को, हमारे इन तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। साथियों, अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। हमें आस्था के इस संगम को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी है। साथियों, उत्तराखंड में नंदा देवी राज जात यात्रा भी होती है। यह आस्था का उत्सव तो है ही, यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी जीवंत उदाहरण है, जहां मां नंदा को बेटी मानकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इस यात्रा में बहनों बेटियों की भागीदारी इसे विशेष बनाती है। मैं मां नंदा को प्रणाम करते हुए देश भर की बहनों बेटियों को भी विशेष संदेश देना चाहता हूं। विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप अभी देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। साथियों, बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे, 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है। देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर के सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें। और मैंने आज देश की सभी बहनों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। सोशल मीडिया में शायद ये मेरा पत्र आप तक पहुंचा होगा। हो सकता है टीवी और अखबार वाले भी इस पत्र का जिक्र करते होंगे। मैंने बड़े आग्रह के साथ देश की माताओं बहनों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए निमंत्रित किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि पत्र मेरे देश की माताएं बहनें जरूर पढ़ेगी, एक एक शब्द पर मनन करेगी और इतना बड़ा पवित्र कार्य करने के लिए 16, 17, 18 को संसद में आने वाले सभी सांसदों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। 2029 में हमारे देश की 50% जनसंख्या, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, उनको उनका हक हम देके रहे। साथियों, मैं उत्तराखंड आऊं और फौज की बात ना हो तो बात अधूरी ही रहती है। मैं गढ़ी कैंट, ये सभा स्थल, ये उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का प्रमाण है। यहां पास ही देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान